नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटर के थर्ड चैप्टर यानी हिंदी के थर्ड चैप्टर का सारांश देखेंगे और यह सारांश 10 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। और फर्स्ट चैप्टर यानी बातचीत और सेकंड चैप्टर उसने कहा था का सारांश और क्वेश्चन आंसर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया गया है। तो आज हम जो देखेंगे वह जयप्रकाश नारायण का एक जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, और उस चैप्टर का सारांश देखेंगे। और सारांश देखने से पहले सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं, इनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा सारांश, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म जो है जयप्रकाश नारायण का 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, और गांव जो है सिताब दियारा, और जिला सारण, और राज्य जो है बिहार हो जाएगा। पहले यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता था, लेकिन यह वर्तमान में पूरी तरह से बिहार में अब हो गया है। तो अगला जो है इनका जो निधन, तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी यानी 1979 में इनका मृत्यु हो गया था, यानी निधन हो गया था। और इनको बचपन का जो नाम था, तो बचपन का नाम इनका बाउल था, यानी निक नेम जो होता है ना, वह या पेट नेम बोल सकते हो, दुलारा नाम। तो इनका जो निक नेम जो था बाउल था, यानी हम सबका भी होता है निक नेम, यानी घर का जो नाम होता है ना, तो इनका घर का यानी जो प्यार से बुलाया जाता था बाउल। और बड़े होने पर या जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी जेपी यानी जयप्रकाश, तो जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद इनके माता का नाम फूलरानी और इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था, याद रखिएगा। और आगे जो है तो इन्होंने एक पार्टी में सम्मिलित हुआ थे जिसका नाम था कांग्रेस। तो कांग्रेस में इन्होंने 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। और उसके बाद छात्र आंदोलन किए, तो 1974 यानी 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए थे। और उसके बाद इनको एक सम्मान मिला है, सम्मान इनको 2 मिला है। तो 1965 ईस्वी में इनको मैग्सेस सम्मान मिला है, समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान। और उसके बाद भारत रत्न सबसे बड़ी जो पुरस्कार होती है यह 1998 में मिला है, और मरणों उपरांत मिला है, यानी कहने का अर्थ है यह इनकी देहांत हो गई उसके बाद मिला। ऐसे भी भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार होता है जो मरने के बाद ही अधिकांश लोगों को मिलता है। और इनकी जो कृति है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। बहुत बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखोगे। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी एक कृति है, बहुत बार एग्जाम में आ गया हम। और आगे जो चलते हैं तो इनके समरी के तरफ चलते हैं, सारांश के तरफ। सारांश को आप अच्छा तरीका से देख लीजिएगा। क्या है कि प्रस्तुत भाषण संपूर्ण क्रांति लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। यानी जो भाषण है, जो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाषण संपूर्ण क्रांति, और मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण क्रांति का इन्होंने नारा भी दिया था। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। यह भाषण इन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया था। यानी जो भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया, और कहाँ, तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया। आगे क्या है कि यह भाषण उनके जीवन का ऐतिहासिक भाषण माना जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर कभी किसी नेता के लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। यानी यह एक ऐसा भाषण था, जयप्रकाश नारायण इस तरह से भाषण दिए थे कि पटना के गांधी मैदान पूरी तरह से भर चुका था। यानी माना जाता है कि उस पटना के गांधी मैदान में यानी थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं था। और उनके जीवन का सबसे बड़ी ऐतिहासिक भाषण है, यानी किसी भी नेता के लिए इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे जितना कि जयप्रकाश नारायण के लिए। यह भाषण सुनने के लिए लाखों लोग पूरे प्रदेश से आए थे। इनमें सबसे अधिक छात्र एवं युवा वर्ग के लोग शामिल थे। यानी यह भाषण सुनने के लिए देश के हर एक कोने से, हर एक राज्य, हर एक जिला, हर एक गांव से आए हुए थे। और साथ ही साथ उसमें सबसे ज़्यादा अगर छात्र लोग और युवा लोग ज़्यादा थे, काहे कि यह छात्र लोग और युवा लोग सबसे ज़्यादा इनको
प्यार दुलार और सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलता था इन सभी से। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अपने भाषण की शुरुआत देश प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए करते हैं। वे कहते हैं कि मैं केवल नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। वह बोलते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, सिर्फ मैं अपना नाम कमाने के लिए नहीं बनूंगा, बल्कि काम करूंगा और मैं सबका बात सुनूंगा और अंतिम फैसला क्या है कि मैं अपना मानूंगा। यानी सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपने की। यानी बहुत ही अच्छी बात है कि सुनिए लेकिन सबकी, लेकिन आप अंतिम निर्णय कौन चीज़ है, मेरा ही होगा। आगे कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मैंने मांगा नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी ने हमें खुद सौंपी है। वह बोल रहे हैं कि यह जो जिम्मेदारी है, यानी आप सबका नेता बनना, ये जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने मांगा नहीं है, बल्कि आप लोगों ने दी है, और यह जो जिम्मेदारी है मैं निभाऊंगा। यानी ये सारा बात कहने का उनका है। आगे है कि जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक और उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी, तो दूसरी ओर लोकतंत्र के लिए लड़ते समय उनके रैली को भी रोका। यानी बहुत सारे नेता आए इनसे मिलने। जब ये आगे बढ़ने लगे तो बहुत सारे नेता आए और वो बोले कि हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, अनेकों प्रकार की प्रलोभन दिए। और एक तो उनको बहुत ज़्यादा लोकतंत्र की शिक्षा दी कि लोकतंत्र को बचाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए, युवा पीढ़ी को बचाना चाहिए, शिक्षा को बचाना चाहिए। ये सारी बातें बोली और साथ ही साथ उनके रैली को भी रोका। तो ये सारी बात यानी पीठ पीछे छुरा यानी घोंपने का बात हुआ। लेखक कहते हैं कि ऐसे नेतागण को शर्म नहीं आती है। ऐसे लोग एक तरफ आपके सामने लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी ओर अपने पैरों से ही इसे कुचल देते हैं। यानी ये कहते हैं कि ऐसे लोग क्या है कि एक समय तो लोकतंत्र की बातें करते हैं, एक समय ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और साथ ही देश को मानने वाले, देश को लेकर चलने वाले ऐसे लोग होते हैं। और साथ ही साथ एक तरफ ऐसे भी होते हैं कि उनके रैली को रोका जाता है और उन्हें पीछे किया जाता है, यानी पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करते हैं ऐसे लोग। क्या है कि अर्थात ऐसे लोग मुंह पर राम और बगल में छुरी रखते हैं। यानी ऐसे लोग इस तरह से होते हैं जो मुंह पर तो बोलते हैं कि मैं लोकतंत्र को बचा कर रखूंगा, लोकतंत्र को सपोर्ट करूंगा, यानी शिक्षा पर काम करूंगा, लोगों पर काम करूंगा, लेकिन वह कौन चीज़ है, नेता बन जाने के बाद वह इन सभी को मुड़ जाते हैं। आगे क्या है कि वे जनता से आग्रह करते हैं कि वे इन सभी से बचे और अपना कीमती मत देकर अच्छे नेता का चुनाव करें। वह कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए कि आप अपना जो वोट है उस वोट को एक अच्छा नेता को चुनने में लगाइए। ऐसा नहीं कि जो वोट है वो व्यर्थ हो जाए। थोड़ा सा प्रलोभन पैसे, आजकल देखते हो ना कि थोड़ा सा पैसा वगैरह ये सब अगर दे दिया जाए तो वोट नेता लोग खरीद लेते हैं। तो इन सभी से बचना है और एक अच्छे नेता का चुनाव करना है। आगे क्या है कि लेखक आगे अपने भाषण में उन मित्रों का जिक्र किया है जो उनका और इंदिरा गांधी का मिलाप करवाना चाहते थे। यानी कुछ लोग ऐसे थे, यानी उनके जब दौर चल रहा था जेपी साहब का, तो उस समय का प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा गांधी थी और कुछ इनके जो दोस्त थे, ये दोस्त इंदिरा गांधी और इनका मित्रता करवाना चाहते थे। क्या कि यह युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, युवा पीढ़ी से इनको सपोर्ट मिल रहा था। तो बहुत सारे जो दोस्त हुए या चाहे कि यह प्रधानमंत्री से इनका सपोर्ट यानी कुछ मेल मिलाप किया जाए। वे कहते हैं कि मेरा इंदिरा गांधी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके गलत नीतियों से झगड़ा है। वह कहते हैं कि मैं इंदिरा गांधी से पर्सनल झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उनकी जो नीति है, उनके कार्य है, इन सभी से झगड़ा है। यानी उनकी नीति, उनके कार्य हमको पसंद नहीं आते हैं। शायद यही कारण होगा कि वह उनसे मिलना नहीं चाहते होंगे। साथ ही लेखक ने अपने भाषण में कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। यानी इन्होंने जो गलत किया है, जो इनको गलत लगा है, उन सभी का आलोचना किया है। वह बोल रहे हैं कि यह इनको इंदिरा गांधी के भी कार्य अच्छे नहीं लगते थे और साथ ही साथ बापू यानी महात्मा गांधी के भी कुछ कार्य थे और नेहरू जी के भी जो कार्य थे वह भी इनको उतना अच्छा नहीं लगता था।
उनके अनुसार आज राजनीति में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण चुनाव में खर्चा है। वे कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी कारण है तो वह चुनाव का खर्चा है। यानी चुनाव के खर्चा के लिए नेता लोग सबसे पहले क्या है कि लोगों से ही पैसा वसूलते हैं, अनेकों प्रकार का गलत कार्य जो देना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ये सारा चीज़ नहीं देते हैं और वे अपने निजी खर्चा के लिए लोगों को तबाह करते हैं। तो ये सबसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ी कारण है। माना जाता है कि केवल जनता अपने अधिकारों से नेता का चुनाव कर सकती है, परंतु नेता बनने के बाद उस नेता पर आम जनता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। सही बात है। यानी आप तो अपने मत देकर, अपना कीमती वोट देकर जो नेता है उस नेता का चुनाव कर लेते हैं और वह नेता जीतने से पहले आपको बहुत सारी बातें बोलता है कि मैं आपको ये वादा पूरा करूंगा, लेकिन जब वही नेता जब नेता बन जाता है, जब वह पूरी तरह से अधिकार में आ जाता है, तो आपका उस नेता पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रह जाता। लेखक यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, अंत में है, लेखक अपने भाषण के अंत में उन पत्रकार, यानी मीडिया लोग को पत्रकार कहा जाता है, उन पत्रकार लोगों को भी आलोचना की है जो केवल सरकार की अच्छी नीतियों को दिखाते हैं। यानी कुछ जो आप देखते हो ना टीवी वगैरह पर, कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो अच्छाई है सरकार का, सिर्फ अच्छाई दिखाएंगे और गलत जो कार्य हो रहा है उस गलत कार्य को नहीं दिखाते हैं। तो ये सारा जो बात होता है वो ज़्यादा अगर मीडिया लोग सब दिखाते हैं, गलत नीतियों को नहीं। ऐसे लोग सरकार की सच्चाई हमेशा ही जनता से छुपाते हैं। यानी ऐसे लोग जो लोग होते हैं, पत्रकार जो लोग होते हैं, वह हमेशा ही सरकार की जो गलती है उस गलती को छुपाते रहते हैं। कारण है कि सरकार का भी उस पत्रकार पर दबाव होता है, चैनल बंद करवा देना वगैरह ये सब। अतः जयप्रकाश जी का यह भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला भाषण था। यानी यह एक ऐसा भाषण था जो सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाए, यानी लोकतंत्र एक अपने अंदर जग जाए, एक लोकतंत्र की भावना जग जाए, यह इस प्रकार का भाषण था। तो यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हुआ। आपको आशा है कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के पास। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके।